एपिसोड 73। बॉस कौन है तुम्हारा। अधिप, जन्य, दिशा और अदा चारों अधिप के घर आ गए थे। अदा इस बार गाड़ी में दिशा का हाथ पकड़ के डर के और अधिप से छुप के बैठी थी। तीनों घर पहुंचे तो अदा दिशा के साथ तनय के रूम में ही जाने लगी। दिशा भी ये बात समझ रही थी अदा कुछ डरी हुई है, लेकिन वो सबके सामने क्या ही पूछती। लेकिन अदा को दिशा के साथ जाते देख अधिप के तन बदन में आग लग चुकी थी। उसके बर्दाश्त करने की भी हद थी। एक तो अदा उससे बात नहीं कर रही थी, उससे दूर भाग रही थी, उसकी तरफ देख तक नहीं रही थी। इतना कम था जो वो दिशा के साथ तनय के रूम में जा रही थी। अब ये सब अधिप की सीमा रेखा से बाहर था, इसलिए वो बड़े कदमों से दिशा और अदा के पीछे आया और अदा का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। अदा इस बार सीधा अधिप के सीने से आके टकरा गई। अदा चौंक गई थी, लेकिन मजाल है बंदी के मुंह से एक आवाज निकली हो। अधिप और चीड़ गया था, उसने सुबह से अदा की आवाज नहीं सुनी थी। वो अदा के मुंह से बॉस सुनने के लिए तरस रहा था। दिशा भी रुक गई थी और पलट के अदा को देखने लगी। तो अधिप ने तुरंत अदा को घुमा के अपने पीछे कर लिया और दिशा को घूरने लगा। दिशा अधिप के इस एक्शन का रीजन समझी नहीं, पर अपनी स्टोरी की छिपकली मिस दिशा मैडम को कौन समझाए, वो तो अभी आई है। अपने हीरो की जलन की फैक्ट्री तो बहुत पुरानी है, पर दिशा अधिप को जानती नहीं थी। ऊपर से किसी अजनबी से बात करना, वो भी अधिप अदा का हस्बैंड था, तो दोनों के बीच बोलना गलत था। इसलिए दिशा कुछ नहीं बोली और सीधा तनय के रूम के अंदर चली गई। अदा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, वो भी खरगोश के बच्चे जैसे छुप के दबे पांव से दिशा के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि अधिप ने अदा की टी शर्ट पीछे से पकड़ी और अदा को हवा में उठा के बोला, मुझसे भगोगी, अभी बताता हूँ। अदा की सांसें फिर डर से अटक सी गई। अधिप ने अदा को घुमा के अपनी गोद में लिया और सीधा अपने रूम में चला गया। अदा का दिल डर से धुक धुक कर रहा था। वो अधिप के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर वो अधिप को रोक भी नहीं सकती थी। अधिप अदा को रूम में लाया और उसको चीड़ के बेड पर बैठा के बोला, क्या है हाँ डॉट, क्यों मुंह में फेविकोल लगा के रखा है? ज्यादा लड़कियों वाले नखड़े आ रहे हैं, पता है ना तुमको, तुम मेरी सब्जेक्ट हो, तुम लड़की नहीं हो, तो ये गुस्से में मुंह फुलाना, बात ना करना, ये सब लड़कियों वाले नाटक तुम नहीं कर सकती। मैंने तुमको ऐसी कोई हरकत करने की परमिशन नहीं दी है, और फिर भी तुमने ये नाटक किया ना तो छत से उल्टा लटका दूंगा। लो भाई साहब, ये तो हद थी। लड़की से लड़की होने के अधिकार छीन लिए। बेचारी अपनी हीरोइन कहाँ सिर फोड़े जाके, कैसा हीरो मिला है रे बाबा। अदा कुछ नहीं बोली, वो बेचारी डरी हुई अपना सिर नीचे करके बैठी अधिप की बात सुन रही थी। अधिप ने अदा को अभी भी शांत देखा तो उसको अजीब सा फील होने लगा। उसको लगा कहीं अदा को कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं अदा को मंथली सर्कल तो नहीं आया, जो उसके पेट में दर्द हो रहा हो और वो बोलने में हिचकिचा रही हो। अधिप ने तुरंत अपना फोन निकाला और डेट देखी, तो अदा के मंथली सर्कल आने में अभी टाइम था। लेकिन फिर अदा को ऐसे शांत देख के अधिप ने अपना गुस्सा ही थोड़ा साइड कर दिया। अब मारता क्या ना करता, हीरोइन चाहिए तो कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा ना बॉस। अधिप ने गहरी सांस ली और अदा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ मुझे भी नहीं बताओगी? अधिप के शोल्डर पर हाथ रखते ही अदा ने अपने होठ दर्द से भींच लिए। अधिप की आईब्रो तन गई, उसने तुरंत अपना हाथ अदा के शोल्डर से हटाया और अदा की थोड़ी सी टी शर्ट शोल्डर से नीचे की तो अधिप की आंखें बड़ी हो गई। अधिप के लव बाइट की निशानी साफ अदा के शोल्डर पर छपी थी। अधिप का सिर घूम गया, उसको अब सब याद सा आने लगा। वो घर आया तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो अदा के पास बैठा, फिर क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं।
मतलब कल बस तनय को नहीं उसको भी नशा दिया गया। अधिप का दिमाग गर्म हो चुका था। उसको नशे की चिंता नहीं थी, उसको अब इस बात की चिंता थी कि कहीं उसने होश खो के अदा के साथ जबरदस्ती तो नहीं की, इसलिए अदा उससे इतना डर रही है। अधिप को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा। लेकिन आखिर हुआ क्या है वो अदा से ही जाना जा सकता था। अधिप ने फिर गहरी सांस ली और अदा के चिन पर हाथ रख के उसका फेस ऊपर किया। तो अदा की नजरें अभी भी नीचे थी, वो अधिप को नहीं देख रही थी। अधिप की हिम्मत तो नहीं थी अदा से नजरें मिलाने की या फिर कुछ बोलने की, पर वो ऐसे अदा को शांत नहीं छोड़ सकता था, उसका जानना बहुत जरूरी था। उसने कही। अधिप खुद से ही सोचते हुए अपने मन में बोला, नहीं नहीं, मैं अपनी अदा के साथ कुछ नहीं कर सकता। सोचते हुए अधिप ने हिम्मत जुटाई और अदा से धीमी आवाज में बोला, मेरी तरफ देखो। अदा ने डर से अपनी नजरें तक नहीं उठाई। तो अधिप प्यार से अदा को समझाते हुए बोला, तुम मेरी सब्जेक्ट हो ना, मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ तुमको? अधिप की मीठी सी आवाज सुन के अदा ने अपनी नजरें उठा के अधिप को देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अधिप और शर्म से पानी पानी हो गया। उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसके दिल पर किसी ने पत्थर फेंक के मारा हो। अधिप ने फिर हिम्मत जुटाई और अदा से बोला, क्या मैंने तुमको हर्ट किया? अदा की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए। अधिप ने चुभन ने अपनी आंखें एक सेकंड को भींच ली और बोला, क्या मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की? अदा को समझ नहीं आया अब ये लिमिट्स का मतलब क्या था। अदा फिर भी कुछ नहीं बोली। तो अधिप भी बेचारा और परेशानी में पड़ गया। अब वो कैसे अदा से जाने, उसने कहीं हद तो पार नहीं की। अधिप को कुछ समझ नहीं आया तो वो अदा के सामने कान पकड़ के बोला, सॉरी। अदा की आंखें बड़ी हो गई। अधिप ने सॉरी बोला, वो भी कान पकड़ के। हाँ भाई, अपने हीरो ने कान पकड़े। अब हीरो वाली पोजीशन एक जगह और अपनी की गलती की माफी मांगना एक जगह। अब अदा के मन से डर भी कम हो गया था और वो अधिप को देखते हुए बोली, आप फिर मुझे मारोगे तो नहीं ना? अधिप के दिल में फिर चोट लगी। क्या उसने नशे में अदा को मारा? अधिप ने अपना सिरनामे हिला दिया। अदा ने फिर अधिप की नाक छूते हुए कहा, पक्का? अधिप अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया और अदा से बोला, नहीं। अदा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, थैंक यू बॉस, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने आपको इतना मारा तो आप भी मुझे मारोगे। अधिप की आंखें छोटी हो गई। अदा ने उसको मारा? अदा मार खाने से डर रही थी। सोचते हुए अधिप की आईब्रो तन गई। अरे हाँ भाई लोग, अदा मार खाने की वजह से डर रही थी। अधिप ने तुरंत अपने कान छोड़ दिए और बोला, तुमने मुझे मारा? अदा फिर थोड़ा घबरा गई। अधिप अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए फिर बोला, सच बोलो कल रात क्या हुआ, वरना छत से नहीं पैराशूट से उल्टा लटका दूंगा। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, सॉरी बॉस, पर आपने पहले मुझे मारा था, मुझे काटा भी, मेरे बाल भी नोचे, मुझे बैड टच किया। अधिप सीरियस हो गया। अदा फिर अपने दोनों शोल्डर अधिप को दिखाते हुए बोली, देखो कितना काला पड़ गया, आपने कितनी जोर से काटा। अधिप को अदा के शोल्डर देख के बहुत बुरा फील हुआ। अब उसको फिर डर सताने लगा, कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं किया। अदा रोते हुए आगे बोली, आपने मेरा पूरा मुंह गंदा कर दिया, मेरे कान में भी काटा। जैसे जैसे अदा बोल रही थी अधिप का डर बढ़ता जा रहा था कि अदा ने गले के नीचे से अपनी टी शर्ट थोड़ी खींच के नीचे की और बोली, देखो कितना काटा मुझे आपने। अधिप ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी नजरें नीचे हो गई। अदा फिर मासूमियत से बोली, मैंने आपको प्यार से बहुत समझाया, मुझे लग रहा है छोड़ो, आपने नहीं सुना तो माथा ठनक गया मेरा। अधिप ने नजरें उठा अदा को देखा।
तो अदा अपने हाथ में पहनी रिंग अपनी उंगली के बीच लाई और मुट्ठी बना के बोली, तो जब माथा ठनके तो मिला के दो सामने वाले को उसको पुस्ते याद आ जाएगी। अदा जन्य की सिखाई वाणी बोली थी। अदा फिर तनय की भाषा बोलते हुए बोली, तो मैंने भी दे दिया आपको मिला के आप रायते जैसे जमीन पर फैल गए, आपकी नाक से बहुत खून निकल रहा था। मैं बहुत डर गई, मैंने फिर आपको बहुत उठाने की कोशिश की पर आप उठे नहीं तो मैंने आपकी नाक से खून साफ कर दिया। अधिप शांति से अदा को देख रहा था। अदा फिर अपनी नाक पर हाथ रखते हुए बोली, अब आप मुझे मारोगे तो नहीं ना? अधिप के दिल को मानो शांति मिल गई, उसने मुस्कुरा के अदा को हग कर लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अदा भी मुस्कुरा दी और अधिप को हक करते हुए बोली, पक्का ना बॉस, मैंने तो बस आपके ऑर्डर फॉलो किए, आपने ही मुझे लिख के दिया था ना। अगर मुझे एक लिमिट के बाहर दर्द महसूस हो तो फिर मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। अधिप ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और कस के अदा को हक कर लिया। हाँ भाई, कल दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आपको क्या लगा अधिप ऐसे ही अपनी डॉल को हर्ट कर सकता था? कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब अपने विलन ने हीरोइन को हाथ नहीं लगाया, उसको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल है तो फिर अधिप तो अपना हीरो है बाबा। कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी वो अपने होश में ना हो, अपना हीरो सो स्मार्ट था। वो अपना सेकंड प्लान अपनी पॉकेट में लेकर घूमता था। ऐसे ही अपने विलन ने अपने कलेजे के टुकड़े अदा को अधिप के पास नहीं भेजा था। अधिप भी बहुत खास था। तो अपने हीरो को हल्के में मत लो बाबा, वो ऐसे ही दिमागू पार्टी नहीं है। एक नहीं 10 दिमाग है उसके अंदर। जो चीज भविष्य में होने वाली होती है उसका सुरक्षा कवच वो पहले बना के रख देता है। जिस दिन तनय को केमिकल देकर उसकी मेमोरी मिटाने की कोशिश की गई थी, उसी दिन अधिप ने अदा को स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दिया था। चाहे वो अधिप हो या उसका जन्य ब्रो या फिर क्यूट तनय, अदा को जब महसूस हो कि अब उसकी हद के बाहर है तो उसको ये परमिशन है कि वो जो चाहे तीनों के साथ कर सकती है। उस टाइम अदा के पास स्पेशल ऑर्डर है, उस ऑर्डर के आगे अदा को फिर किसी ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और कल जब अधिप अदा की नेक के नीचे बढ़ा तो अदा के लिए बहुत अजीब और उसकी नजरों में गलत था और उसने अधिप को कूट दिया था। अधिप का दिल फिर गार्डन गार्डन हो गया था। अब भाई होता भी क्यों ना, अदा ने अपने दिमाग का यूज जो किया था। अदा को उसका स्पेशल ऑर्डर याद था और उसने उसका यूज बिल्कुल सही जगह किया। हाँ, उसको मार पड़ी पर क्या हुआ, अकेले में ही तो पड़ी और गलती भी तो उसकी थी। इतना तो चलता है, वो बाकी का एटीट्यूड दिखा के इस इंसल्ट को छुपा लेगा। अब भाई, हीरो वाला एटीट्यूड भी तो मेंटेन करना था। अधिप ने अपने फेस से मुस्कान गायब की और सीरियस फेस के साथ बोला, तुमने सुबह मेरे उठने का वेट क्यों नहीं किया? अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, मैं डर गई थी, कहीं आप उठते ही मुझे पीटने ना लगो। अधिप अदा को घूरते हुए बोला, पीट तो मैं तुमको दूंगा ही, अगर दोबारा से मुझे इग्नोर किया तो, और किसी और का हाथ पकड़ के बैठी तो। अदा अधिप को देखने लगी। अधिप फिर अदा को घूरते हुए बोला, बॉस कौन है तुम्हारा? अदा मासूमियत से बोली, आप। अधिप, तो तुम किसका हाथ पकड़ के बैठोगी? अदा, आपका। अधिप, गुड, दोबारा से किसी और के पास बैठी या किसी के साथ चिपकी तो तुमको पंखे से लटका के पंखा ऑन कर दूंगा। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया। कितना जलफुकड़ा बॉस था उसका। कुछ समय बाद जन्य गुस्से में हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा नीलिमा के रूम में जाके उसका गला पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, अपनी आंखें खोलो, तुमको मैं और ऐसे शांत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बताओ वो चीफ कौन है? लेकिन नीलिमा जिंदा लाश थी, कहाँ से बोलती। लेकिन जन्य गुस्से में अपने होश खो चुका था। अधिप ने जन्य को सब बता दिया था। तनय को जान से मारने की कोशिश की गई। अगर अदा का एटीडोट ना होता तो आज तनय भी ना होता।
कल वो आदमी पार्टी में भी था। जन्य और अधिप ने मिलके कॉलेज के सारे कैमरे छान मारे थे, पर चीफ का नामो निशान नहीं मिला था। चीफ सच में एक उम्दा कलाकार था, उसकी कला में उसको कोई नहीं हरा सकता था। भेष बदल के आंखों के सामने गायब होना उसकी सबसे स्पेशल कला थी। वो वेटर भी रोड पर मरा पड़ा मिला था जो कल अदा को पानी देने आया था, और अधिप ये भी जान गया था वो नशा गलती से उसको मिला। वो नशा अदा के लिए था। तो अधिप का दिमाग और गर्म था और जन्य का हाल भी गुस्से में कम बुरा नहीं था। आज उसने सोच लिया था या तो नीलिमा बोलेगी वरना वो नीलिमा के जिंदा शरीर में आग लगा देगा। जन्य की लाइफ में अपना बोलने के लिए बस उसके दोस्त थे, और कोई उसके दोस्त को मारने की कोशिश की वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जन्य ने नीलिमा की गर्दन पकड़ी हुई थी कि रिधिमा अपनी व्हीलचेयर कंट्रोल करके रूम में आई, तो जन्य को देख के शॉक हो गई। रिधिमा जल्दी से जन्य के पास आई और जन्य का हाथ नीलिमा की गर्दन से छुड़ा के झटकते हुए बोली, इंसान हो कि जल्लाद, वो बेचारी जिंदा लाश है। जन्य गुस्से में रिधिमा को देखने लगा और बोला, तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई इसलिए इज्जत से बोल रहा हूँ, मेरे मैटर में मत पड़ो, चली जाओ यहाँ से। रिधिमा भी गुस्से में बोली, ये मेरी पेशेंट है समझे, और मेरा पूरा हक है अपने पेशेंट को तुम्हारे जैसे दरिंदे से दूर रखना। जन्य ने इस बार गुस्से में रिधिमा की गर्दन पकड़ ली और बोला, तुमने अभी मेरी दरिंदगी देखी नहीं है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमको भी जिंदा जला दूं। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई। वो जन्य के हाथ पर मारते हुए बोली, घाटिया इंसान, मुझे तो पहले से शक था तुमने ही अपनी गर्लफ्रेंड का ये हाल किया होगा। अब तुमको डर है कहीं ये ठीक हो गई तो पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन ना कर दे तो तुम इसको मारने आ गए। जन्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुमको इस लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बनाने का। आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन पाओगी। रिधिमा की आंखें डर से बड़ी हो गई। कैसे बचेगी रिधिमा जन्य से? क्या रिधिमा जन्य को चूना लगा के उसके घर जा पाएगी? क्या तनय समझ पाएगा दिशा के प्यार को? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। आज का पाठ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ये भी कि आप लोगों को अदा का डर कैसा लगा। एपिसोड 74, सिग्नल वाली गर्लफ्रेंड। जन्य ने रिधिमा की गर्दन पकड़ ली और बोला, आज मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म में किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन पाओगी। रिधिमा की आंखें बड़ी हो गई और वो और जोर जोर से जन्य के हाथ में मारते हुए बोली, तुम दरिंदे छोड़ो मुझे। जन्य ने रिधिमा की गर्दन छोड़ दी तो रिधिमा लंबी लंबी सांस लेने लगी, लेकिन तुरंत ही उसकी सांस बिना गला दबाए जन्य को देख के अटक गई। जन्य ने फ्रूट बास्केट से चाकू उठा लिया था और टेबल के कॉर्नर से उसकी धार बढ़ा रहा था। रिधिमा अपनी अटकती सांसों के साथ डर के बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? जन्य ने रिधिमा की तरफ देखा और चाकू की धार चेक करते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत शौक है ना किसी भी लड़की को मेरी गर्लफ्रेंड बनाने का, तो आज मैं तुमको सिग्नल वाली गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। रिधिमा अपनी व्हीलचेयर पीछे लेते हुए बोली, सिग्नल वाली गर्लफ्रेंड डॉट। जन्य रिधिमा की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ, तुम्हारे दोनों हाथ पैर काट के सिग्नल पर बैठा देता हूँ, फिर आराम से आते जाते कपल को आशीर्वाद देकर भीख मांगना, शायद कोई तरस खा के गर्लफ्रेंड बना ले तुम्हें। रिधिमा की आंखें फट के 8 हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, पागल आदमी, इतनी सी बात पर तुम मेरे हाथ पैर काटोगे? दिमाग में भूसा भरा है क्या? एक तो मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तुमसे जान बचाई, उल्टा तुम मुझे ही मारने पर उतारू हो गए, भगवान से डरो। जन्य खीसिया के बोला, डरने की जरूरत तुमको है। रिधिमा ने अपना थूक अंदर कर लिया।
बात तो सही थी, डरना उसको चाहिए। जन्य तो सठिया चुका है। जन्य गुस्से में दिशा की तरफ बढ़ रहा था और दिशा डर से पीछे हो रही थी कि दिशा ने अपने बचाव के लिए जन्य से कहा, तुम गर्लफ्रेंड नाम पर इतना क्यों चिढ़ रहे हो? अब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इस लड़की को तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही बोलूंगी ना। इतनी सी बात पर हाथ पैर कौन कटता है? जन्य गुस्से में बोला, मैंने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। रिधिमा फिर 1 मिनट सोचने लगी। बात तो सही थी, आज तक जन्य ने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर इस लड़की के पास कुछ देर भी बैठा हो। लेकिन फिर रिधिमा कुछ सोच के मासूमियत से बोली, लेकिन अब तुम इतने दानवीर तो लगते नहीं हो कि किसी अनजान की जान बचाने के लिए अपना इतना पैसा लगाओ। तो ये अपने आप ही अंडरस्टूड है ना कि ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और खुद सोचो, ये लड़की अब तुम्हारी माँ तो लगती नहीं है और इसने कोई श्रृंगार नहीं किया है तो वाइफ भी नहीं होगी, तो गर्लफ्रेंड ही बोलूंगी ना। इसमें इतना दिल पर लेने वाली कौन सी बात है? अब तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है तो नहीं बोलूंगी, उसमें हाथ पैर क्यों काटना? जन्य रिधिमा की बकवास सुन के चिल्लाते हुए बोला, चुप। रिधिमा डर से चुप हो गई। रिधिमा पीछे होते हुए दीवार से टकरा गई तो जन्य के फेस पर शैतानी मुस्कान आ गई और रिधिमा ने रोने जैसा मुंह बना लिया। जन्य रिधिमा के पास एक डेविल स्माइल के साथ आया और उसकी व्हीलचेयर में पैर फंसा के व्हीलचेयर अपने पास खींच ली। अब तो रिधिमा की हवा टाइट और दिमाग ढीला हो गया। अरे मतलब डर में उसकी हवा निकल गई। जन्य ने रिधिमा का हाथ पकड़ा और कोहनी से चाकू रखते हुए बोला, यहाँ से काटू या और ऊपर से? रिधिमा की डर से सांसें तेज हो गई। वो जन्य से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम सच में मेरा हाथ काट दोगे? जन्य बोला, ओनली 5 मिनट में सच तुम्हारे सामने होगा। रिधिमा की आंखें भर आई क्योंकि जन्य ने चाकू उसके हाथ में और कस के गड़ा दिया था। रिधिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो जन्य से कैसे बचे। जन्य तो सच में दरिंदा बन गया था कि रिधिमा के दिमाग की बत्ती जली और वो चिल्लाते हुए बोली, तो क्या ये लड़की तुम्हारी बहन है? ओ मैं ही गधी हूँ, मैं समझ नहीं पाई। अच्छा अब सॉरी, ये तुम्हारी बहन ओके। अब गुस्सा गुस्सा शांत करो और मेरा रास्ता साफ करो। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली और रिधिमा के हाथ में और कस के चाकू गड़ाते हुए बोला, सिग्नल पर बैठने के बाद आते जाते लोगों के रिश्ते जोड़ने का बहुत समय होगा तुम्हारे पास, तो मेरा रिश्ता किसी से मत जोड़ो वरना सजा उतनी ही बड़ी होगी। रिधिमा की सांस फिर अटक गई। ये लड़की कोई भी हो पर आज उसका मरना जरूर तय था अगर उसने जल्दी कुछ नहीं सोचा तो। रिधिमा के फिर दिमाग की बत्ती जली और वो जल्दी से अपनी व्हीलचेयर से उठ के खड़ी हो गई। जन्य जो रिधिमा की तरफ झुका हुआ था, रिधिमा के खड़े होने से उसके मुंह में जोर से लगा और उसने रिधिमा का हाथ छोड़ दिया। रिधिमा जल्दी से उछल के जन्य से थोड़ी दूर खड़ी हो गई और जन्य को चूना लगाने की कोशिश करते हुए बोली, चमत्कार चमत्कार, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। थैंक यू मिस्टर जन्य, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अभी आपका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई लाती हूँ। बोल के रिधिमा घूमी और सिर पर पैर रख के भागने ही वाली थी कि जन्य ने गुस्से में अपनी आंखें छोटी की और पीछे से रिधिमा की चोटी पकड़ ली। रिधिमा बेचारी आगे बढ़ के पीछे चीखती हुई वापस आई। जन्य ने रिधिमा के पीछे से अपना फेस थोड़ा आगे किया और बोला, मुझे पागल समझा है? रिधिमा अपने मन में बड़बड़ाई, पागल नहीं, पागल के टॉप लेवल वाला पगलेट समझा है। मैं भी कहाँ फंस गई आके, सच में आज बची तो आगे से किसी की मदद नहीं करूंगी। जन्य ने चाकू रिधिमा की गर्दन पर रख लिया और बोला, तुम पहले भी चल सकती थी। गोली तुम्हारे सीने में लगी थी, पैर में नहीं। रिधिमा ने मन में ही अपना माथा फोड़ लिया और खुद से ही बोली, मैं सच में गधी हूँ, अपने व्हीलचेयर पर घूमने के शौक में भूल ही गई थी, मैं तो पहले से चल सकती हूँ
और अब तक तो भाग भी सकती थी, पर अब कैसे भागूं? कैसे इस चूरन को चूरन चटाऊं? रिधिमा, तू हार नहीं मान सकती। कुछ तो सोच, तूने इससे अच्छे से अच्छे साइको को चूरन चटाया है। तू इस खुले सांड को तो आराम से रस्सी से बांध सकती है। जन्य आगे कुछ बोलता या अपना गुस्सा रिधिमा पर निकालता, अब सच में उसके चूरन चाटने की बारी आ गई थी। रिधिमा कम स्नॉट थोड़ी थी। रिधिमा ने कुछ सोचा और झटके से जन्य की तरफ घूम गई, जिससे दोनों के फेस एकदम आमने सामने आ गए। जन्य एकदम से चौंक गया। वो कुछ समझता कि रिधिमा अपने चूरन का पैकेट ओपन करते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। जन्य ने अपनी आंखें छोटी कर ली। रिधिमा ने धीरे से जन्य का हाथ, जो उसके घूमने से उसके शोल्डर पर आ गया था, उसको हटाते हुए बोली, मुझे आज तक यही लगता था ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर आज सच जान के दिल को बहुत खुशी मिली। जन्य रिधिमा की बातें ठीक से समझ नहीं पा रहा था, बेचारा समझता भी कैसे? आज तक उससे किसी ने ऐसी बातें की ही नहीं, और रिधिमा तो वैसे ही अपनी मीठी सी आवाज में सामने वाले को लपेटने में माहिर थी, और उसकी आवाज का जादू जन्य पर भी चल गया था। जन्य अब अपना गुस्सा छोड़ के रिधिमा आखिर बोलना क्या चाहती है उस बारे के सोच रहा था। रिधिमा ने फिर अपनी आवाज का जादू चलाते हुए कहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, जिसका इंतजार मैंने उस दिन से किया है जिस दिन से तुम मुझे मिले हो। ये दिन इतनी जल्दी आएगा सोचा नहीं था। जन्य सीरियस खड़ा रिधिमा की गोल गोल बातों में उलझा जा रहा था कि रिधिमा जन्य की आंखों में देखते हुए उसके एकदम और पास आ गई। जन्य एकदम से घबरा गया और उसने अपने कदम पीछे ही लिए थे कि रिधिमा ने अपना पैर जन्य के पैरों में फंसा दिया। जन्य की आंखें बड़ी हो गई और वो लड़खड़ा के पीछे को गिरने लगा। रिधिमा खुश हो गई और बोली, मैं बोलना चाहती हूँ, तुम एक नंबर के घोचू हो, पागल खुले सांड। बड़ा आया मुझे मारने वाला बेटा, मेरी हटी तो ऐसे ऐसे पीस में काटूंगी कि घर वाले सोचेंगे सिल के ले जाए कि पैकेट में भर के ले जाए। बोल के रिधिमा ऐसे भागी जैसे जीवन में आखिरी बार भाग रही हो। जन्य का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हाथ जमीन पर जोर से मारा और बोला, कसम से आज तुमको कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। जन्य गुस्से में चाकू उठा के उठा और रूम से बाहर आके रिधिमा को ढूंढने लगा, लेकिन रिधिमा हवा के जैसे भाग के सीधा हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी और ऑटो में बैठ के भागने की तैयारी में थी कि जन्य ने ऊपर से जब रिधिमा को ऑटो में बैठते देखा तो उसकी आंखें और गुस्से से लाल पड़ गई। जन्य भी भाग के नीचे आया और अपनी बाइक से रिधिमा की ऑटो का पीछा करने लगा। रिधिमा ऑटो बैठी चैन की सांस लेते हुए बोली, जान बची उस खुले सांड से। बड़ा आया मुझे सिग्नल पर बैठाने वाला, अभी जानता नहीं है मुझे। मैंने हर घट का पानी पिया है, इनके जैसे खुले सांड को खूंटे से कैसे बांधना है अच्छे से जानती हूँ। रिधिमा अपने ऊपर प्राउड फील कर रही थी कि अचानक से ऑटो रुक गई। रिधिमा मुंह बना के ऑटो वाले से बोली, क्या हुआ भैया डॉट। लेकिन वो इतना ही बोली थी कि ऑटो के सामने जन्य को बाइक पर देख के उसकी फिर हवा निकल गई। जन्य बाइक से उतरा और ऑटो की तरफ आने लगा कि रिधिमा जल्दी से ऑटो के दूसरे साइड से उतर के भाग गई। जन्य ने गुस्से में ऑटो में लात मारी और रिधिमा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। हाल ये हो रखा था कि जन्य किसी सीरियल किलर जैसा लग रहा था, जो हाथ में चाकू लिए रोड पर रिधिमा के पीछे भाग रहा था। कि निहारिका जी और धनराज जी, जो तनय से मिलने के लिए अधीप के घर जा रहे थे, उन्होंने जन्य को देख लिया। निहारिका जी जन्य को देख के धनराज जी से बोली, ये जन्य है ना? धनराज जी भी थोड़ी हैरानी से बोले, हाँ डॉट है तो जन्य ही, पर ये ऐसे चाकू लेकर किसके पीछे भाग रहा है? निहारिका जी परेशान होते हुए बोली, आप देख क्या रहे हैं?
गाड़ी उसके पीछे लीजिए। धनराज जी ने ओके कहा और गाड़ी जन्य के पीछे घुमा दी। भागते हुए रिधिमा एक एक मंदिर में आ गई। वहां एक कपल की शादी चल रही थी। शायद शादी बस शुरू ही हुई थी। रिधिमा भाग के वहां पहुंची और थक के वही मंडप के पास बैठ गई और लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोली, पंडित जी आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन पंडित जी आगे मंत्र पढ़ते उससे पहले जन्य हाथ में चाकू लिए वहां पहुंच गया। सभी जन्य के हाथ में चाकू देख के डर गए। रिधिमा जो चैन की सांस ले रही थी, उसने जब सबके चेहरे के रंग उठे देखे तो उसने भी अपना सिर पीछे घुमा के देखा और जन्य को खड़ा देख के अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली, ओ तेरी डॉट, ये तो डोगी के दुम जैसे यहाँ भी पीछे पीछे आ गया। जन्य ने रिधिमा की बात सुन के चाकू पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और रिधिमा की तरफ बढ़ा तो वहां बैठे लड़का लड़की भी डर गए। उनको लगा कि ये कोई उनकी फैमिली से है जो उनको मारने आया है। वो लड़का लंकी खड़े हो गए। लड़की डरते हुए लड़के से बोली, ये गुंडा तुम्हारे घरवालों ने हमको मारने के लिए भेजा है क्या? लो भाई अपना हर्टलेस हीरो गुंडा। वैसे सही भी है, हीरोइन को मारने की सजा भी तो मिलनी थी। जन्य और रिधिमा दोनों उन दोनों को देखने लगे। वो लड़का डरा हुआ बोला, मेरे घर पर तो किसी को भनक तक नहीं है, पक्का ये गुंडा तुम्हारे घर वालों ने भेजा होगा। वो लड़की चीढ़ गई और उस लड़के से बोली, तुमको मेरे घर वाले गुंडे फैमिली से लगते हैं जो तुमको मारने के लिए किसी गुंडे को भेजेंगे। वो लड़का भी चीढ़ गया और बोला, हाँ तुम्हारे घर वाले ही रेडी नहीं थे। लड़की चिढ़ते हुए बोली, मेरे घर पर बताने दिया तुमने, जो वो रेडी होंगे, फटू नहीं तो। कितनी बार बोला, एक बार घर पर बात कर लेते हैं और तुम डरपोक इंसान। नहीं पहले शादी कर लेते हैं फिर फैमिली को बताएंगे, जब मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं तो गुंडे क्या सपने देख के भेजेंगे। लो भाई यहाँ तो किसी और की शादी में आग लग गई। लड़का गुस्से में आ गया और बोला, तो पक्का ये तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड का भेजा हुआ गुंडा होगा। रिधिमा आंखें बड़ी अरे उस लड़के और लड़की को ही देख रही थी। वो बोलना चाहती थी, अरे भाई रुको, ये हॉट सा दिखने वाला गुंडा मेरे लिए आया है, तुम लोग बेकार में फुटेज मत लो। पर आज कल के निभा निभी को कौन समझाएं। उस लड़की ने गुस्से में उस लड़के के तमाचा लगा दिया और बोली, मैं तुमको लड़के घूमने वाली लड़की दिखाई देती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की? रिधिमा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया रे बाबा, बेचारी की लव स्टोरी है नहीं और उसकी वजह से दूसरे की लव स्टोरी की बारात निकल गई। बेचारी को बहुत बुरा लग रहा था लेकिन उसको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो निभा निभी आपस में ही लड़े जा रहे थे, पर रिधिमा की वजह से उस लड़के लड़की के बीच गलतफहमी हो गई थी। तो रिधिमा को कुछ तो करना था, वो ऐसे बोलने का मौका नहीं ढूंढ सकती थी, उसको बीच में ही घुसना पड़ेगा। सोच के रिधिमा जल्दी से दोनों के पास आई और बोली, अरे अरे आप। पर वो इतना ही बोली थी कि वो लड़का गुस्से में रिधिमा से बोला, मिस प्लीज आप हमारे बीच मत बोलिए। अच्छा हुआ शादी होने से पहले इस लड़की की असलियत सामने आ गई। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो गुस्से में उस लड़के को धक्का देते हुए बोली, क्या असलियत? हाँ डॉट। तुमने एक बार मेरे ऊपर विश्वास नहीं दिखाया, मैं भी तो बोल सकती थी। ये गुंडा तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड ने भेजा होगा, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे एक बार बोलने पर अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ शादी करने आ गई और तुम मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हो। असलियत तो तुम्हारी सामने आई ही है। तुम तो रत्ती भर विश्वास नहीं करते। आज ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करते। रिधिमा उस लड़की को शांत कराने लगी।
जन्य वैसे ही गुस्से में था। वहां का ड्रामा देख के उसका दिमाग और गर्म हो गया और वो चिल्लाते हुए बोला, बंद करो ये ड्रामा। सभी शांत हो गए और जन्य को देखने लगे। जन्य फिर ये तमाशा खत्म करने के लिए रिधिमा की तरफ बढ़ा, लेकिन रिधिमा उस लड़की के साइड में खड़ी थी। तो उस लड़की को फिर गलतफहमी हो गई और वो जन्य के पास आते ही रोते हुए जन्य के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? क्यों मेरी लव लाइफ की लंका लगा रहे हो? जन्य घूर के उस लड़की को देखने लगा, पर वो कुछ बोलता उससे पहले वो लड़का उस लड़की से बोला, वाह क्या नाटक है, रो धो के सोचती हो, सच छुपा लोगी। उस लड़की ने फिर उस लड़के के गाल पर तमाचा लगा दिया और बोली, तुम घाटिया इंसान, शांत रहो, तुमको बाद में देखूंगी, पहले इससे निपट लूं। अब उस लड़के ने बर्दाश्त नहीं किया और उस लड़की को मारने के लिए हाथ उठाते हुए बोला, तू बदतमीज लड़की, मेरे ऊपर हाथ उठाएगी। पर वो लड़का उस लड़की को मार पाता उससे पहले जन्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने भी डर से अपने फेस को छुपा लिया था। जन्य ने गुस्से में उस लड़के का हाथ झटकते हुए छोड़ा और बोला, अपने हाथ काबू में रखो तो अच्छा रहेगा। वो लड़का गुस्से में जन्य को देखते हुए बोला, मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पर, इसके ही किसी आशिक ने तुझे भेजा होगा। जन्य ने गुस्से में उस लड़के के मुंह पर पंच जामा दिया और बोला, अपने मुंह और अपनी सोच पर लगाम लगा, समझाना, वरना दोबारा न बोलने लायक बचेगा और ना खड़े होने। और मैं यहाँ इस लड़की को लेने आया था, समझा। पहले विश्वास करना सीख, फिर प्यार की बकवास करके शादी करना। वो लड़की और जोर से रोने लगी। रिधिमा भी शौक में जन्य को देख रही थी। जन्य उस लड़की की मदद कर रहा था। ये देख के तो रिधिमा सोच में ही पड़ गई थी, लेकिन उसकी सोच ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई और जन्य ने हाथ बढ़ा के रिधिमा का हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच के खड़ा करते हुए बोला, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अब तुम अपनी मौत का तमाशा देखो।